हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आई एम योर जूलॉजी टीचर विद्यासागर। एक बार फिर से आप सब लोग का स्वागत है। मैं आपका जूलॉजी का टीचर विद्यासागर। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स का पार्ट 2। आई होप कि आप लोगों ने पार्ट 1 देख रखा होगा, जहां पे मेनली तौर पे मैंने 3 बातों को बताया था। सबसे पहले एनिमल्स क्या होता है, उनके फीचर्स क्या होते हैं, फिर मैंने बताया था कि कॉर्डेट्स क्या होते हैं, कॉर्डेट एनिमल्स हम लोग किसे बोल सकते हैं, और वहीं पे मैंने आपको बताया था टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, जहां पे मैंने आपको बताया था कि हमारे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको अच्छे से पढ़ने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उनको उन ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम के अंदर क्लासिफाई किया, और हर एक किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आए उनको फर्दर आसानी से स्टडी करने के लिए उनको उसी किंगडम के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, जो कि स्पीसीज से शुरू होता था और किंगडम पे क्या होता था, खत्म होता था। और इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो आई होप कि आपने उस लेक्चर को देख रखा होगा और उसमें मैंने जो कुछ भी पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग लेक्चर नंबर 2 में इसी तरह की और भी बातों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी बहुत सारी बातों को मैंने लेक्चर 1 में क्या किया है, आपके लेक्चर 1 में मैंने क्या किया है, कवर कर दिया है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे नोटोकॉर्ड। हालांकि नोटोकॉर्ड के बारे में जो है मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी क्या किया था, बताया था। तो ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो जानवरों में क्या होगा, पीठ की तरफ से होगा। और ये करता क्या है, तो ये जानवरों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है और ये शॉक को भी क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। जैसे कि सपोज दैट मान लो कि मैं अभी आपके सामने इस तरह से खड़ा हूं, तो मेरे पीठ की तरफ क्या है, एक सॉलिड सी स्ट्रक्चर है मेरे पीठ के बिल्कुल बीचों बीच, जो मुझे इस तरह से सीधे खड़े होने की क्या करती है, ताकत देती है। और दूसरा, अगर मैं यहां पे जंप करता हूं तो उससे जो झटका निकलता है, जो शॉक निकलता है, उसको भी ये क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहां पे ये जो है एक पिक्चर दिखाया गया है, और इस पिक्चर में जो है क्या दिखाया गया है, तो एक एनिमल का पिक्चर है जो अभी अपने एम्ब्रायनिक स्टेज में कहने का मतलब ये अभी अपने मां के गर्भ में है और इसका भी डेवलपमेंट ही चल रहा है। और यहां पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहां पे अलग अलग नंबर्स को क्या किया गया है, मार्क किया गया है। सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हो कि यहां पे क्या है, ये माउथ है, और देख सकते हो कि यहां पे दूसरी तरफ एक और इसका ओपनिंग है 3rd नंबर पे, जिसे एनस बोला गया है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो माउथ होता है इसको हम लोग एंटीरियर एंड बोलते हैं, और जो एनस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर एंड बोलते हैं। वहीं पे जो पेट का पार्ट होता है इसको वेंट्रल, और जो पीठ का पार्ट होता है इसको डॉर्सल बोलते हैं। और यहां पे अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो आप देख सकते हो कि डॉर्सली यानी कि इसके पीठ की तरफ से एक ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर यहां पे दिखाया गया है, जिसे 5th नंबर से मार्क किया गया है। और ये क्या है, तो ये एक्चुअली में क्या है, नोटोकॉर्ड है। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठोस सी संरचना है जो जानवरों में पीठ की तरफ से होती है। और ये करती क्या है, तो ये शॉक को अब्जॉर्ब करती है, स्ट्रेंथ और सपोर्ट क्या करती है, प्रोवाइड करती है। और ये बनी किसकी होती है, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये ना तो बोन की बनी होती है, ना तो ये कार्टिलेज की बनी होती है, ना तो ये मसल की बनी होती है। तो ये बनी किसकी होती है, तो ये एक्चुअली में क्या होती है, मीजोडर्मल नाम का टिश्यू होता है, ये उसकी बनी होती है। किसकी बनी होती है, मीजोडर्मल नाम का टिश्यू होता है, ये उसकी बनी हुई होती है। अब यहां पे अगर हम लोग को डिफाइन करना पड़े तो देखो कैसे डिफाइन किया गया है नोटोकॉर्ड को। इट इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो क्या होती है, डॉर्सली यानी कि पीठ की तरफ से प्रेजेंट होती है। और इट इज जनरली मेड अप ऑफ, ये किसकी बनी होती है, तो जनरली तौर पे ये जो है मीजोडर्म की बनी होती है। मिस्टेक वाइज ये हो गया होगा कार्टिलेज और बोन, ये कार्टिलेज और बोन की नहीं बनी होती है, ये किसकी बनी होती है, मीजोडर्मल टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मीजोडर्मल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, 3 तरह के क्या होते हैं आपके टिश्यू होते हैं, मीजोडर्मल, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल। आई होप कि जर्म लेयर क्या होता है ये आपको पता होगा, और आपने पढ़ा होगा कि 3 तरह का जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है, यानी कि मीजोडर्मल टिश्यू की बनी होती है। तो हम लोग इसको डिफाइन इसी तरह से करेंगे कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो पीठ की तरफ जानवरों में होती है, और ये क्या होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है, और ये जानवर को स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। अब यहाँ वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि ये क्या प्रोवाइड करवाती है, तो ये प्रोवाइड करवाएगी स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। अब होता क्या है, एकदम ध्यान से देखना, मैं जो आपको बता रहा हूं, शुरुआती दिनों में जो हमारे अर्थ पे जानवर बने थे ना, उनमें ये स्ट्रक्चर
नहीं पाया जाता था। हुआ क्या, अगर हम लोग खुद की ही बात करें तो हम लोग में जो नोटोकॉर्ड है वो समय के साथ जो है धीरे धीरे बोन से बदल गया। और आप इस पिक्चर में देख सकते हो साफ साफ दिखाया गया है कि एक इंसान का पिक्चर है और इसमें यहाँ पे ये जो है बोन से बदल गया है नोटोकॉर्ड। और आज के दिन में हम लोग इसको क्या बुलाते हैं, तो रीढ़ की हड्डी यानी तो इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम के नाम से बुलाते हैं। तो जैसे कि पहले तो ये क्या था, ना तो बोन का बना हुआ था, ना तो मसल का बना हुआ था, ना तो कार्टिलेज का, ये मेसोडर्मल टिश्यू का बना हुआ था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जैसे कि हम लोगों में ये किससे बदल गया, तो ये जो है हड्डी से बदल गया। और आज हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी यानी तो वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो उसी तरह से क्या हुआ कि शुरुआती जो जानवर बने थे उनमें तो ये था ही नहीं, यहां पे ये बात ही नहीं उठता है कि ये बोन का बना हुआ था, मसल्स का बना हुआ था कि मेसोडर्मल का था। एक्चुअली में जो शुरुआती जानवर बने थे इस धरती पे उस पे कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर होता ही नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पे अर्थवर्म, अगर आप चाली को अर्थवर्म को क्या करोगे, लोगे और उसके पीठ के पार्ट को काटोगे तो क्या लगता है आपको ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिलेगा? ये बात की बात है कि वो किसका बना हुआ है। सबसे पहले तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने को ही नहीं मिलेगा। वहीं पे मैं बात करूं स्नेल यानी कि घोंघा की, तो क्या लगता है घोंघा में भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है? आंसर है नहीं होता है। ऑक्टोपस, क्या ऑक्टोपस में होगा? तो आंसर है ऑक्टोपस में भी नहीं होगा। लेकिन वहीं पे देख लो हम लोगों में हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, एलिफेंट हो गया, इस सब में पीठ की तरफ क्या होता है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो उनके बॉडी को स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। और ये स्ट्रक्चर शुरुआत में किसका बना हुआ था? मेसोडर्म का बना हुआ था। समय के साथ हम लोगों में ये बदलते बदलते जो है किसका बन गया, सॉलिड बोन से ये रिप्लेस हो गया। किससे रिप्लेस हो गया? सॉलिड बोन से रिप्लेस हो गया, जिसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोल रहे हैं। तो नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हमारी धरती पे जितने भी एनिमल्स हैं उनको दो कैटेगरी में क्या किया गया है, बांटा गया है। अगर मैं एक बच्चे की तरह बताऊं तो टेक्निकली हालांकि ये बात बोलना सही नहीं होता है, लेकिन अगर मैं एक बच्चे की तरह बताऊं तो ऐसे जानवर जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और ऐसे जानवर जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन आप यहां पे रीढ़ की हड्डी वर्ड नहीं यूज करना, आप क्या यूज करना, नोटोकॉर्ड। तो ऐसे जानवर जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है उनको एक कैटेगरी में रखा गया, और ऐसे जानवर जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है उनको एक कैटेगरी में रखा गया। तो ऐसे जानवर जिनके पास नहीं था उनको हम लोगों ने क्या बोला, नॉन कॉर्डेट्स बोला। आप देख सकते हो कि क्या है नॉन कॉर्डेट्स, तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट। और ऐसे जानवर जिनके पास जो है ये रीढ़ की हड्डी जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, उनको हम लोगों ने क्या बोला, उनको हम लोगों ने बोला कॉर्डेट्स। क्या बोला हम लोगों ने उनको हम लोगों ने बोला कॉर्डेट्स। क्या बोला, कॉर्डेट्स। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो है मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 1 में, कि जो हमारे अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उनको टोटल कितने फाइलम में बांटा गया है, 11 फाइलम में बांटा गया है। क्या हम लोग स्पीसीज का स्टडी कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि स्पीसीज का नंबर क्या होता है, लाखों में होता है। क्या हम लोग जीनस का स्टडी कर सकते हैं? तो जीनस का भी स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग किसका स्टडी करते हैं? तो हम लोग स्टडी करते हैं फाइलम का। टोटल 11 फाइलम्स है, जो पॉडीफेरा से शुरू होता था और खत्म कहां होता था, कॉर्डेटा पे खत्म होता था। आई होप कि आपको उन 11 फाइलम्स का नाम जो है याद होगा। तो आप देख सकते हो कि उन 11 फाइलम में से जो 9 फाइलम है, कितने फाइलम है, 9 फाइलम है, वो जो है पॉडीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक वो जो है नॉन कॉर्डेट के अंदर है। यानी कि इन सब में जो भी जानवर मिलेंगे उनमें से किसी के भी पास जो है ये रीढ़ की हड्डी जैसी संरचना यानी कि नोटोकॉर्ड क्या होगा, नहीं होगा। और वहीं पे ठीक है ऐसे जानवर जिनके पास इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो उनको किस में बांटा गया, उनको किस में रखा गया है, कॉर्डेट्स में रखा गया है। और टोटल 2 ऐसे फाइलम है जो कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। और कौन है वो 2 फाइलम? तो सबसे पहला फाइलम है आपका हेमिकॉर्डेटा। क्या है आपका, हेमिकॉर्डेटा। इसमें एक्चुअली में ट्रू नोटोकॉर्ड तो नहीं होता था, लेकिन नोटोकॉर्ड बनना इसमें सबसे पहली बार क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और इसके बाद क्या आए, कॉर्डेट्स आए, जिनमें ट्रू नोटोकॉर्ड्स क्या हो गया, डेवलप हो गया। यानी कि रीढ़ की हड्डी जैसी संरचना जो है डेवलप हो गई। मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं बस समझाने के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं, रीढ़ की हड्डी जैसी संरचना। टेक्निकली ये बात बोलना क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, तो कॉर्डेट्स में क्या हुआ, नोटोकॉर्ड जो है डेवलप हो गया। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे अगर आप गौर से थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं इन कॉर्डेट्स के बारे में स्पेशली, तो हम लोग किस में, हम लोग के पास तो है ये स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग तो नॉन कॉर्डेट के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि हम लोगों के पास है। अब हम लोग के पास अगर ये स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड, तो हम लोग हेमिकॉर्डेट में आएंगे कि कॉर्डेट में आएंगे। तो हेमिकॉर्डेट वो एनिमल्स थे जिनमें ये बनना शुरू हुआ था लेकिन बन नहीं पाया पूरी तरह से। लेकिन वहीं पे जो कॉर्डेट्स थे उनमें क्या हुआ, वेल डेवलप हुआ। तो अब क्या हुआ, इन कॉर्डेट्स को भी
तीन कैटेगरी में बांटा गया। तो हम लोग किस में आ जाएंगे, कॉर्डेट्स में आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों में ये पूरी तरह से वेल डेवलप हुआ, तो हम लोग कॉर्डेट्स में आ जाएंगे। अब इन कॉर्डेट्स को भी तीन कैटेगरी में बांटा गया। क्या क्या तीन कैटेगरी में बांटा गया, तो एक था यूरोकॉर्डेट, एक था सिफेलोकॉर्डेट और एक था वर्टिब्रेट। यूरोकॉर्डेट क्या होता है, तो यूरोकॉर्डेट ऐसे एनिमल्स थे जिनमें बस पूंछ वाले रीजन में क्या हुआ था, इस तरह का नोटोकॉर्ड बना था, जबकि जो सिफेलोकॉर्डेट्स थे इनमें सिर से लेके टेल तक ये स्ट्रक्चर बना था। लेकिन गौर से सुनना, ये किसका बना हुआ था, मीजोडर्म का बना हुआ था। जैसे कि सिर से लेके टेल तक जो है ये बना था, यहां तक टेल तक, लेकिन ये किसका बना हुआ था, तो ये जो है मीजोडर्म का बना हुआ था। लेकिन वहीं पे ऐसा एनिमल्स जिसमें सिर से लेके पूंछ तक बना, लेकिन ये सॉलिड बोन का बना हुआ था, उसी को हम लोग क्या बोले, वर्टिब्रेट। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं कि सबसे पहले तो ऐसे जानवर जिनमें क्या हुआ, नोटोकॉर्ड बना ही नहीं, उनको हम लोग क्या बोले, नॉन कॉर्डेट्स। और जिनमें बना उसके इसके अंदर टोटल दो फाइलम आए, क्या क्या, तो एक हेमिकॉर्डेटा और एक कॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा में ये बनना तो शुरू हुआ लेकिन बन नहीं पाया पूरी तरह से। वहीं पे जो कॉर्डेट्स थे इनमें क्या हुआ, ये पूरी तरह से वेल डेवलप हुआ। तो अब कॉर्डेट्स में भी क्या हुआ, क्या अलग अलग लेवल पे डेवलपमेंट हुआ, अचानक से नहीं डेवलप हो गया था। तो शुरुआत में जो जानवर बने थे उन्हें हम लोग यूरोकॉर्डेट्स बोले थे, और इनके बस पूंछ वाले रीजन में ही नोटोकॉर्ड पाया जाता था। और वहीं पे जो सिफेलोकॉर्डेट था, ये जो सिफेलो वर्ड है ये ब्रेन के लिए यूज होता है, इस क्रैनियम के लिए, सिफिलाइजेशन हम लोग इसे बोलते हैं। तो सिफेलो का मतलब क्या, ब्रेन। तो इसमें जो ये स्ट्रक्चर बना, जैसे हम लोगों में यहां से लेके टेलबोन यानी कि पूंछ की हड्डी तक है ना, उसी तरह से यहां से लेके पूंछ की हड्डी तक था, लेकिन ये किसका बना हुआ था, मीजोडर्म का बना हुआ था। और वहीं पे ऐसे जानवर जिसमें ये पूंछ से हड्डी टेलबोन तक ही था, टेलबोन तक ही था, लेकिन ये जो है हड्डी से डेवलप रिप्लेस हो गया। हड्डी से रिप्लेस होने का मतलब क्या, ये तो ना तो मैंने बताया था शुरुआत में आपको कि ये ना तो बोन्स का बना होता है, ना तो कार्टिलेज का बना होता है, ना ही ये क्या होता है, मसल्स का बना होता है, ये मीजोडर्मल टिश्यू का बना होता है। तो मीजोडर्मल टिश्यू थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, क्या होती है, सॉफ्ट होती है। जबकि जब ये हड्डी से रिप्लेस हो गया तो ये काफी ज्यादा क्या हो गया, हार्ड हो गया। और ऐसे जानवर जिसमें नोटोकॉर्ड जो है सिर से टेल तक था, लेकिन ये हड्डी से रिप्लेस हो गया, जैसा कि इस पिक्चर में क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो ऐसे जानवर को ही हम लोग क्या बोले, वर्टिब्रेट। ठीक से समझना, कंफ्यूज मत होना, कॉर्डेट और इन सब में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जिसके पास नोटोकॉर्ड है उसको हम लोग क्या बोले, कॉर्डेट्स बोले। अब इसमें टोटल 11 फाइलम में से कितने ऐसे फाइलम है जिनमें आने वाले जानवरों के अंदर नोटोकॉर्ड होता है, तो 2 फाइलम को इसके अंदर रखा गया है। हेमिकॉर्डेटा को इसके अंदर रखा गया है, लेकिन जो हेमिकॉर्डेटा है वो जो है उसके अंदर ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं बना था, बनना शुरू हुआ था लेकिन बन नहीं पाया। और उसके बाद जो है जो कॉर्डेट थे उसमें ट्रू नोटोकॉर्ड बना। अब ये ट्रू नोटोकॉर्ड जो बना तो ये कैसे कैसे बना, उसके बेसिस पर इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, कॉर्डेट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला यूरोकॉर्डेट जिस सिर्फ टेल वाले रीजन में, दूसरा सिफेलोकॉर्डेट हेड टू टेल बट बोन का बना हुआ नहीं है, मीजोडर्मल का, इसमें भी बस टेल में है तो टेल में बस मीजोडर्मल ओरिजिन है, बोन का इसमें भी नहीं है। और वहीं पे वर्टिब्रेट में हेड टू टेल है लेकिन बोन से रिप्लेस हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोले, वर्टिब्रेट। फिर वर्टिब्रेट को फर्दर बांटा गया अलग बेसिस पे, इस पे अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो आई होप कि क्या होता है नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड के बेसिस पे जो है कैसे जो है ऑर्गेनिज्म को 2 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हम लोगों का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, तो आई होप कि आपको नोटोकॉर्ड समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देखो गौर से सुनना, मैं एक बात बताता हूं। होता क्या है कि एक थोड़ा सा फनी वे में मैं आपको बता देता हूं। कहते हैं ना कि जहां पे एक से अधिक लोग होंगे वहां पे चुगली होगी, यानी कि चुगली कहने का मतलब क्या, वहां पे गॉसिप्स लोग करेंगे ही करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे ही करेंगे। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। सबसे पहले जब आपको मैंने एनिमल्स का फीचर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि इस धरती पे जितने भी एनिमल्स हैं सब क्या है, मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी बहुत सारे सेल्स का बना होगा तो उन सेल्स के बीच इंटरेक्शन होगा। क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन कहने का मतलब क्या, जैसे अगर एक से अधिक लोग होंगे तो वहां पे क्या होगा, उनके बीच कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा ही होगा। वो इंटरेक्शन या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, लेकिन इंटरेक्शन होगा। तो उसी तरह से एनिमल्स का बॉडी क्या होता है, बहुत सारे सेल्स का बना होता है। अब अगर बहुत सारे सेल्स का बना होता है तो आपने बचपन
बचपन में पढ़ा होगा अपने क्लासेज में, सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गेन, ऑर्गेन से क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। तो सेल और टिश्यू में क्या अंतर होता है? तो सेल एक सिंगल को क्या बोल रहे हैं? सेल, और वैसा बहुत सारा सेल मिलके एक काम करने लगा तो उसको क्या बोल दिया हम लोग? टिश्यू बोल दिए। एकदम ठीक से अच्छे से समझते चले जाना। मैं पहले इसी बात को समझा देता हूं ताकि आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो बचपन से हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि सेल से क्या बनता है? सेल से बनता है टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनता है? टिश्यू से बनता है ऑर्गेन। क्या बनता है? ऑर्गेन। और ऑर्गेन से क्या बनता है? तो ऑर्गेन से बनता है ऑर्गेन सिस्टम। एकदम ध्यान से देखना। सेल क्या हो गया? तो ये एक सिंगल क्या हो गया? सेल हो गया। और ऐसा अगर बहुत सारा सेल मिल गया, इस तरह से बहुत सारा सेल मिल गया, तो ये बहुत सारा सेल मिलके किसी एक काम को करना शुरू कर देगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे टिश्यू। अब मेनली तौर पे गौर से सुनते जाना, मेनली तौर पे कितने तरह के टिश्यू होते हैं? 4 तरह के टिश्यू होते हैं। कितने तरह के टिश्यू होते हैं? 4 तरह के टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं 4 तरह के टिश्यू? एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहला आपका होता है इपिडर्मल टिश्यू। क्या होता है? इपिडर्मल, या फिर जिसे हम लोग एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या है? इपिडर्मल टिश्यू। दूसरा क्या होता है आपका? तो मस्क्यूलर टिश्यू। क्या होता है? मस्क्यूलर टिश्यू। तीसरा क्या होता है आपका? कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है आपका? कनेक्टिव टिश्यू। और चौथा क्या होता है आपका? न्यूरल टिश्यू। क्या होता है? न्यूरल टिश्यू। अब जैसे कि मैं इसे कैसे समझाऊं, तो इसे जो है आप इस तरह से समझो कि होता क्या है, ध्यान से देखना क्या होता है। अब जैसे कि क्या है कि यहां पे ये एक सिंगल क्या हो गया? सेल, और बहुत सारे सेल मिल गए तो वो क्या बन गया? टिश्यू। और ये टिश्यू कितने तरह का होता है? 4 तरह का। यहां पे जो इपिडर्मल टिश्यू है ये क्या करता है? मेनली तौर पे आपके बॉडी का कवरिंग बनाता है, या फिर किसी भी ऑर्गन का भी ये कवरिंग बनाता है, क्योंकि इसका जो रिपेयरिंग पावर होता है वो बहुत बढ़िया होता है। अब जैसे कि मान लो कि मैं चल रहा हूं, ठीक है, जब हम लोग अर्ली मैन थे तो हम लोग उस समय जंगल में क्या करते थे? शिकार करते थे। तो कहीं पे कोई कांटा निकला हुआ या कुछ भी है, उससे हम लोग का स्किन क्या होता था? कटते फटते रहता था। तो भगवान बोलो या नेचर बोलो, उन्होंने क्या सोचा कि हम इसका स्किन कैसा बनाए, तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसे टिश्यू का बनाते हैं जिसका रिपेयरिंग पावर बहुत फास्ट हो। तो उन्होंने एक टिश्यू बनाया जिसका नाम था इपिडर्मल, और ये जो होता है इसमें हल्का सा भी कट वट लगेगा तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? रिपेयर हो जाएगा। आप गौर से देखना कि अगर किसी आदमी को क्या होता है? गोली लगता है, तो जहां पे मसल और बोन उसका डैमेज हुआ है वो तो नहीं रिपेयर होगा, वहां पे एक गड्ढा हो जाएगा, लेकिन जो स्किन है वो भर देगा घाव को, स्किन रिपेयर हो जाएगा। तो ये जो इपिडर्मल टिश्यू होता है ये हमारे ऑर्गन्स का, हमारे बॉडी का क्या करता है? कवरिंग बनाता है, और इसका रिपेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है? बहुत ज्यादा फास्ट होता है। फिर जो दूसरा टिश्यू होता है इसको हम लोग मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। आई होप कि आपको पता होगा 3 तरह के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। एक होता है आपका क्या? स्केलेटल मसल, एक होता है स्मूथ मसल, और एक होता है कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल वो मसल होता है जो मेरे कंट्रोल में है, जैसे कि ये मसल। स्मूथ मसल वो मसल होता है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि एलिमेंट्री कनाल। मैंने खाना तो खाया, लेकिन मैं अगर चाहूंगा कि उस खाना को जैसे कि पेट में है उसे मैं आगे ना जाने दूं, रोक दूं, यहां पे रोक दूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? तो ये मसल मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये नहीं रुकेगा। या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड बह रहा है, अगर मैं चाहूं कि उसे मैं रोक दूंगा, नहीं जाने दूंगा, तो क्या वो रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो वो होता है स्मूथ मसल। जबकि ये देखो ये मेरे कंट्रोल में है, तो ये मसल क्या हो गया? स्केलेटल मसल। और हम लोग का हार्ट वो क्या होता है? कार्डियक मसल। तो 3 तरह के मस्कुलर टिश्यू होते हैं, और इन सब का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। क्या करना? कॉन्ट्रैक्ट करना। उसके बाद होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो जो 2 अलग अलग चीजों को आपस में कनेक्ट करके रखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अब यहां पे क्या होता है, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका नाम होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये आपका स्किन और मसल है, इन दोनों को आपस में पकड़ के चिपका के कौन रखे हुआ है? तो कनेक्टिव टिश्यू। नाम से पता चल रहा है स्किन और मसल को कनेक्ट करके रखे हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू। हालांकि कनेक्टिव टिश्यू को बहुत सारे टाइप होते हैं। और उसके बाद एक टिश्यू ऐसा डेवलप हुआ जिसके अंदर जो है क्या था? चीजों को कंट्रोल करने का पावर था, कोऑर्डिनेशन बनाने का पावर था। तो उसको हम लोग क्या बोले? न्यूरल टिश्यू। ये सारे टिश्यू के बीच क्या करता था? कोऑर्डिनेशन बनाता था, उनके फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए गाइड करता था, उनको मदद करता था। तो इसको क्या बोले? न्यूरल टिश्यू। तो यहां पे पहला क्या हो गया? ये क्या हो गया? टिश्यू। और कितने तरह के टिश्यू हो गया? 4 तरह के टिश्यू हो गया। अब देखो, अब इन चारों टिश्यू ने डिसाइड किया आगे चल के कि हम लोग क्यों ना आपस में मिल जाएं। पहले क्या था? सेल था, बहुत सारा सेल मिलके क्या हुआ? एक इपिडर्मल टिश्यू बन गया। यानी कि ये बहुत सारा सेल मिलके सोचा कि चलो हम लोग प्रोटेक्शन का काम करेंगे। वहीं पे दूसरी जगह क्या हुआ कि बहुत सारा यहां पे बहुत सारा टिश्यू मिलके क्या सोचा कि हम लोग प्रोटेक्शन का काम करेंगे, और वो इपिडर्मल टिश्यू बन गया। बहुत सारा टिश्यू
दूसरे जगह मिलके क्या सोचा कि हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का काम करेंगे और वो मस्कुलर टिश्यू बन गया। बहुत सारा टिश्यू मिलके क्या सोचा कि हम लोग अलग अलग चीजों को जोड़ने का काम करेंगे और वो कनेक्टिव टिश्यू बन गया। और वहां पे कुछ टिश्यू ने क्या सोचा कि हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, चीजों को कंट्रोल करने का काम करेंगे और वो क्या बन गया, न्यूरल टिश्यू। आगे चल के जो है इन सारे टिश्यू ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग आपस में मिलके एक साथ काम करें। तो हुआ क्या, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो हार्ट। आपका जो हार्ट होता है ये इन चारों टिश्यू का बना होता है। हार्ट के अंदर आपका जो है एपिडर्मल टिश्यू भी है, क्योंकि एपिडर्मल टिश्यू जैसे कि ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो फ्रिक्शन होता है, तो उसके वजह से हार्ट डैमेज होते रहता है। आप लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग तो खाना खा लेते हैं, चिकन खा लिए, उसका हड्डी लेकिन जब एलिमेंट्री कनाल से नीचे उतरता है तो एलिमेंट्री कनाल को जो है कभी कभी क्या करता है, स्क्रैच यानी उसको डैमेज करते हुए जाता है। तो वहां पे एपिडर्मल टिश्यू का एक कवरिंग होता है कि जो डैमेज होगा तो उसको फट से क्या किया जाएगा, रिपेयर कर दिया जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ, जो हार्ट है इसमें एपिडर्मल टिश्यू भी होता है कि रिपेयरिंग हम कर देंगे। कार्डियक मसल्स होता है, अभी मैंने बताया जो कॉन्ट्रैक्शन करता है ताकि ब्लड पंप हो सके, तो मस्कुलर टिश्यू भी है। और इन दोनों टिश्यू को आपस में कनेक्ट करके रखने के लिए कौन है, कनेक्टिव टिश्यू भी है। और न्यूरल टिश्यू भी है जो कि क्या करता है, हार्ट के फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करने में क्या करता है, मदद करता है। तो हम लोग का हार्ट क्या है, एक तरह का ऑर्गन है। तो अब ये ऑर्गन क्या होता है, एकदम गौर से सुनना, क्योंकि अगर ये सारी बातें आप नहीं समझोगे तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो यहां पे क्या हुआ कि हार्ट जो है ये एक तरह का ऑर्गन है। तो ये कैसे बना, तो बहुत सारे टिश्यू ने मिलकर सोचा कि चलो एक काम करना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोले, ठीक है, ऑर्गन बोल दिए। क्या बोल दिया, ऑर्गन बोल दिए। तो बहुत सारा टिश्यू, जब बहुत सारा टिश्यू आपस में मिलकर किसी एक काम को परफॉर्म करने में मदद करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल हार्ट, ये कितने टिश्यू का बना हुआ है, तो ये 4 तरह के टिश्यू होते हैं और ये चारों टिश्यू का बना हुआ है। और ये चारों टिश्यू मिलके एक ही काम में मदद करता है, वो है ब्लड के पंपिंग में। तो बहुत सारा टिश्यू मिलके अगर किसी एक काम में हेल्प करेगा तो उसी को वो क्या बना देगा, ऑर्गन बना देगा। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑर्गन। अब बहुत सारा ऑर्गन आपस में मिलके अगर काम करे तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। लाइक हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, ये सब मिलके आपस में काम कर रहा है, तो इसको क्या बोल दिया, ऑर्गन सिस्टम। तो सिंगल सेल क्या कहलाया, सिंगल सेल सेल कहलाया। और वैसा बहुत सारा सेल मिलके कोई एक काम करने लगा, जैसे कि बहुत सारा सेल इकट्ठा हो गया और क्या बोला कि हम लोग प्रोटेक्शन का काम करेंगे, तो उसको क्या बोल दिए, टिश्यू बोल दिए। और टोटल कितने तरह का टिश्यू हो गया, 4 तरह का, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, न्यूरल। तो सिंगल क्या हो गया, सेल। और बहुत सारा सेल मिलके अगर कोई एक काम का जिम्मा संभाल लेगा तो वो क्या कहलाएगा, टिश्यू। और टोटल कितने तरह के टिश्यू हैं, 4 तरह के टिश्यू हैं। और बहुत सारा टिश्यू मिलके कोई एक काम का जिम्मा संभाल ले, जैसे कि हार्ट में चारों टिश्यू मिलके ब्लड को बस पंप करता है, तो वो हो गया ऑर्गन। और बहुत सारा ऑर्गन मिलके क्या करे, कोई एक काम करे, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि जब आप दौड़ना शुरू करते हो तो आपका देखो हार्ट बीट भी तेज हो जाता है, आपका लंग्स का क्या होता है, ब्रीदिंग रेट भी तेज हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी तेज हो जाता है, आपका मस्कुलर एक्टिविटी भी तेज हो जाता है, आपका ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही आप रुकना, दौड़ना बंद करते हो, सब रिलैक्स हो जाता है। तो यहां पे काम आप कितना कर रहे थे, बस एक दौड़ने का, लेकिन एक से अधिक ऑर्गन उस काम में क्या कर रहा था, मदद कर रहा था। तो बहुत सारा ऑर्गन मिलके अगर किसी काम में मदद करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो आई होप कि सेल क्या है, टिश्यू क्या है, ऑर्गन क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग पूरी तरह से समझ सकते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि देखो जो भी एनिमल्स होता है वो क्या होता है, तो वो जो है बहुत सारे टिश्यू का बना, बहुत सारे सेल्स का बना होता है। अब बहुत सारे सेल्स का बना होता है, तो जहां पे भी जब बहुत सारे सेल्स होंगे तो उनके बीच क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। जैसे कि देखो ना, यहां पे भी इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बोले कि चलो हम लोग प्रोटेक्शन का काम देंगे, तो वो टिश्यू बन गया, एपिडर्मल टिश्यू बन गया। बहुत सारे सेल्स मिलके बोले कि हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो वो मस्कुलर टिश्यू बन गया। बहुत सारे सेल्स मिलके बोले कि हम लोग कनेक्ट करेंगे चीजों को, तो वो कनेक्टिव टिश्यू बन गया। इसी तरह से बहुत सारे सेल्स ने बोला कि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, तो वो न्यूरल टिश्यू बन गया। और देखते जाओ, ध्यान से देख जाओ, बहुत सारे टिश्यू मिलके जब क्या किया, आपस में इंटरेक्ट किए और बोले कि हम लोग मिलके एक काम करते हैं, तो बहुत सारे टिश्यू के बीच जब मिलके काम होना शुरू हो गया तो वो ऑर्गन बन गया। और बहुत सारा ऑर्गन मिलके जब किसी काम को करने लगा तो उसको हम लोग क्या बोल दिया, ऑर्गन सिस्टम। तो अब ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक एनिमल का बॉडी क्या होता है, बहुत सारे सेल्स का बना होता है। एनिमल्स का बॉडी जनरली तौर पे क्या होता है, एनिमल्स क्या होते हैं, जनरली तौर पे मल्टी सेलर होते हैं। तो अगर एनिमल का बॉडी बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है तो उन सेल्स के बीच क्या होगा,
इंट्रैक्शन होगा। क्या होगा? इंट्रैक्शन होगा, क्योंकि जहां पे भी कोई चीज एक से अधिक होता है उनके बीच इंट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, और वो किस तरह का इंट्रैक्शन है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बेसिस पे चार तरह का क्या होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है चार तरह का? तो एक होता है सेलुलर, एक होता है टिश्यू, एक होता है ऑर्गन लेवल, और एक होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ध्यान से देखो, अब जैसे कि एक एग्जांपल एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं क्या? सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल का एग्जांपल क्या होता है? स्पॉन्जेस, जो कि पॉरीफेरा फाइलम के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? पॉरीफेरा फाइलम के अंदर आता है। हालांकि हम लोगों को ये पढ़ना नहीं है पॉरीफेरा फाइलम, क्योंकि हम लोग कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं और ये नॉन कॉर्डेट्स होता है, लेकिन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसी फाइलम में पाए जाने वाले जानवरों के अंदर मिलता है। तो क्या है ये? गौर से देखो। देखो स्पॉन्जेस जो होता है उसका बॉडी क्या होता है? दिखने में कुछ इस तरह का होता है। कैसा होता है दिखने में? ये कुछ इस तरह का होता है, और ये बहुत सारे सेल्स का बना होता है। क्या होता है ये? तो ये एक्चुअली में बहुत सारे सेल्स का क्या होता है? बना हुआ रहता है। इस तरह से बहुत सारे सेल्स का बना हुआ होगा, ध्यान से देखते जाना। अब क्या होता है कि इसका बॉडी बना तो हुआ बहुत सारे सेल्स का है, लेकिन इन सेल्स के बीच कोई क्या होता है? आपस में इंटरकनेक्शन नहीं होता है। ये सेल सब आपस में मिलके कोई भी खास काम परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, सब अपना अपना काम खुद कर रहा होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको और अगर अच्छे से आपको समझना है तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, आप ठीक से समझो। मान लो सपोज दैट कि यहां पे क्या है? ये एक क्लासरूम है। यहां पे ये एक क्या है? क्लासरूम है। आप भी क्लास में जाते होगे पढ़ने के लिए, तो आप इमेजिन करना कि आप एक क्लास में बैठे हुए हो और उसके अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, और इन बच्चों को हम लोग क्या मान लेते हैं? सेल मान लेते हैं। तो इसको इमेजिन करना, ठीक से इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप एक क्लास में बैठे हुए, गए हुए अपने ग्रेजुएशन का क्लास करने, और बड़ा सा एक हॉल है, उसमें करीब जो है 100 बच्चे बैठे हुए, तो सब तो बैठे हुए एक ही क्लास में, और वो बच्चों को क्या समझ लो? सेल। तो बने हुए तो बहुत सारे सेल्स के हैं, लेकिन कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, कोई किसी का काम नहीं कर रहा है, सब अपना अपना टिफिन लेके आए हैं, सब अपने अपने पैसे का क्या करेंगे? सामान खरीद के खाएंगे। तो है तो सब एक ही क्लासरूम में, लेकिन कोई किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, कोई सब आपस में मिलके जो है क्या कर रहा है? कोई खास काम नहीं कर रहा है, सब अपने अपने कामों के लिए खुद जिम्मेवार हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जहां पे एनिमल बना तो बहुत सारे सेल्स का होगा, लेकिन वहां पे सारे सेल्स अपना काम खुद कर रहे होंगे। जैसे कि एक क्लासरूम में होते तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सब अपना अपना टिफिन लेके आते हैं, किसी को कुछ भी खरीदना है तो सब अपना अपना पैसा लेके आते हैं, सब अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सब अपना अपना बैग लेके आएंगे, अपना अपना कॉपी और किताब लेके आएंगे, कोई किसी के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं होता है। तो इस तरह के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अचानक से क्या हुआ? गौर से सुनना कि क्या हुआ कि कुछ लोग आ गए कॉलेज के अंदर मारपीट करने के लिए। एज ए टीचर मैंने क्या बोला? जितने भी बच्चे थे सबको मैंने बोला कि तुम लोगों को क्या करना है? इस गेट को सील कर देना है। आप लोगों ने सब क्या किया? धड़ाधड़ सब, कोई गेट था इतना बड़ा, एक लड़का यहां, एक लड़का यहां, एक लड़का यहां आ गया, उसके ऊपर भी एक एक लड़का आ गया, फिर एक और इसी तरह से उसके सामने एक एक लड़का आ गया, इस तरह से ताकि थोड़ा सा मोटा हो जाए, और कुछ लड़के ऐसे करके सपोर्ट प्रोवाइड किए कि बाहर से जब धक्का दे तो वो ढकेल ना पाए। तो जैसे एपिडर्मल टिश्यू क्या करता था? प्रोटेक्शन देता था किसी भी चीज से, और आपको जैसे कट फट गया तो तुरंत में रिपेयर कर देता था। आप लोग भी प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिए, और तुरंत में ये सारा लड़का जो किसी से बात तक नहीं कर रहा था, वो अचानक से सब मिल गया और मिल के क्या किया? गेट को सील कर दिया और प्रोटेक्शन देने लगा। तो अब ये बन गया टिश्यू। जब बहुत सारे सेल मिल गए तो और आपस में मिलके एक काम करना शुरू कर दिए, तो वो क्या बन गए? टिश्यू। तो बहुत सारे अगर ऐसा होगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और कौन कौन फाइलम के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है? तो दो फाइलम है आपके। क्या क्या दो फाइलम है? तो सबसे पहला आपका निडेरिया, जिसे हम लोग सिलेंट्रेट भी बोलते हैं, निडेरिया एंड टीनोफोरा। क्या है? टीनोफोरा। तो ये दो फाइलम है जिसके अंदर जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। तो आई होप कि क्या है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और क्या है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, सब अपने अपने काम के लिए खुद जिम्मेवार हैं। तो वो है तो एक ही क्लास में, लेकिन सब अपना अपना काम खुद कर रहा है। तो अगर किसी एनिमल का बॉडी बना तो हो बहुत सारे सेल्स का, लेकिन कोई भी सेल किसी का मदद नहीं करता हो, सब आपस में अपना अपना काम खुद ही कर रहे हैं, कोई आपस में मिलके किसी एक काम में मदद नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अचानक से सारे सेल्स मिलकर किसी एक काम को करने लगे तो वो क्या हो जाएंगे? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि टिश्यू में हुआ, कुछ सेल्स बोले कि हम क्या करेंगे? प्रोटेक्शन देंगे, एपिडर्मिस। कुछ क्या बोला? हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो क्या बन गया? मस्कुलर। कुछ क्या बोला? कि हम जो है कनेक्ट करेंगे चीजों को, तो
क्या बन गया, कनेक्टिव। और कुछ क्या बोला कि हम जो है क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे चीजों को, तो वो बन गया न्यूरल टिश्यू। तो बहुत सारा सेल्स मिलके अगर किसी एक काम में मदद करने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अब आगे तो आप समझ ही जाओगे, आगे चल के इन सारे टिश्यू ने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, किसी एक काम में मदद करेंगे। तो बहुत सारा टिश्यू अगर मिलके किसी एक काम में मदद करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, नॉट ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन मेनी टिश्यू ज्वाइन टुगेदर एंड परफॉर्म वन स्पेसिफिक फंक्शन लाइक हार्ट। और ये कौन से फाइलम में देखने को मिलेगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या, इसमें ऑर्गन तो होगा लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। देखो बच्चों को ये सब चीज बहुत टेक्निकली कंफ्यूज करती है, ये चीजें कि क्या है क्या नहीं, उनको अच्छे से समझ में नहीं आते रहता है, तो ठीक से समझ लेना। जैसे कि प्लांट में ऑर्गन है लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं है। अरबास में जैसे कि ऑर्गन क्या है, प्लांट में जाइलम और फ्लेम ऑर्गन हो गया। ऑर्गन सिस्टम जब होगा तो वहां पे क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, ठीक से समझना। अब क्या कहने का मतलब, बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। जैसे कि अगर मैं अपना हार्ट निकाल दूं तो क्या लगता है, किडनी और लीवर और लंग्स पे असर पड़ेगा? आंसर है बिल्कुल पड़ेगा। पूछो कैसे पड़ेगा, तो अगर मैं हार्ट को बाहर निकाल दूंगा तो किडनी को भी ऑक्सीजन चाहिए और लीवर को भी ऑक्सीजन चाहिए, लंग्स को भी ऑक्सीजन चाहिए। कहां से मिलेगा, हार्ट तो बाहर निकल चुका है तो, और ब्लड को पंप करने का काम तो वही करता है, तो ये सब भी मारा जाएगा। अगर मैं किडनी को बाहर निकाल दूं तो क्या हार्ट और लंग्स पे असर पड़ेगा? सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है, किडनी करता है। और अगर किडनी को मैंने बाहर निकाल दिया तो ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ती चली जाएगी, जहरीले पदार्थ बढ़ जाएंगे और हार्ट और लंग्स और ब्रेन का क्या होगा, डेथ हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, जहां पे बहुत सारा ऑर्गन आपस में मिलकर किसी एक काम को कर रहा है और वो ऑर्गन आपस में इंटरकनेक्टेड है। किसी एक को डैमेज करोगे तो उसका असर दूसरे पे भी पड़ेगा, लेकिन जहां पे बस ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। जैसे कि प्लांट में ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। तो आपने जाइलम फ्लेम का नाम सुना होगा, तो आपको क्या लगता है, जाइलम से पानी जाता है और फ्लेम से क्या होता है, जाइलम से पानी जाता है और फ्लेम से क्या होता है, फूड आता है नीचे। तो अगर मैं जाइलम को ब्लॉक कर दूं तो क्या लगता है कि फ्लेम के अंदर फूड का कंडक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जाइलम जो है फ्लोएम से कनेक्टेड है ही नहीं। या फिर मैं फ्लोएम को रोक दूं तो क्या जाइलम से पानी ऊपर जाना बंद हो जाएगा? नहीं। तो यहां पे ऑर्गन तो है लेकिन ये दोनों ऑर्गन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। इन दोनों में से किसी पे भी अगर कुछ होता है तो उसका असर दूसरे पे नहीं पड़ेगा। तो यहां पे ऑर्गन तो है लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो बच्चों को ये बहुत सारी चीजें कंफ्यूज करती हैं कि रियल लाइफ में ये चीजें कैसे काम करती हैं, तो उसको ठीक से समझना। जब मैं बोलता हूं कि ये एनिमल टिश्यू सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, तो इसका मतलब क्या, उसका बॉडी बना हुआ तो बहुत सारे सेल्स का होगा, लेकिन अगर आप उन सेल्स को अलग अलग कर दोगे ना तो वो क्या होगा, सेल्स मरेंगे नहीं, वो सब जिंदा रहेंगे। उनका जैसे कि एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, सबको अलग अलग कर दोगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन टिश्यू में क्या होगा, उन सारे क्लास के बच्चे मिलके गेट को सील कर दिए, कोई एक काम करने लगे। तो अगर उसमें से आप बच्चों को अलग करोगे, बच्चों कहने का मतलब क्या, वहां पे जो स्टूडेंट्स वो क्या हो गया, सेल को अलग करोगे तो आपका ये टिश्यू बिखर जाएगा और आप लोग मिलके जो एक काम कर रहे थे प्रोटेक्शन का, अब वो नहीं हो पाएगा। आरी बात में, और बहुत सारा टिश्यू मिलके क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। जैसे कि हार्ट में टोटल 4 टिश्यू, और अगर वो टिश्यू सब अलग हो जाए तो अब आपका ऑर्गन नहीं बनेगा, और ऑर्गन नहीं बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा। तो ऐसे एनिमल्स जिसमें और क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स होता है लेकिन इंटरकनेक्टेड नहीं होता है कोई भी सेल, तो सेलुलर, लेकिन बहुत सारे सेल मिलकर किसी एक काम को करने लगेंगे तो टिश्यू, और बहुत सारा टिश्यू मिलकर किसी एक काम को करने लगेगा तो ऑर्गन मिलने लगेगा। और बहुत सारे एनिमल्स में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। तो होता क्या है कि अलग अलग तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आई होप कि सेलुलर क्या होता है, टिश्यू लेवल क्या होता है, एंड ऑर्गन और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो सेम वही डेफिनेशन है कि मेनी ऑर्गन्स गेट इंटरकनेक्टेड, बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में इंटरकनेक्ट होकर किसी काम को करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और एग्जांपल क्या है, तो फाइलम एस्कीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक क्या होता है आपका
ऑर्गन लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, यानी कि इस फाइलम से लेके इस फाइलम तक जो भी जानवर आएंगे उनके बीच ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो आई होप कि क्या होता है ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिमेट्री। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा नोटोकॉर्ड क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो किसी भी एनिमल का बॉडी बहुत सारे सेल्स का बनाता है और वो सेल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर एनिमल का बॉडी बहुत सारे सेल्स का तो बना हुआ है लेकिन कोई इंटरेक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा? सेलुलर लेवल। अगर बहुत सारे सेल्स मिलके एक काम कर रहे हैं तो टिश्यू, अब बहुत सारा टिश्यू मिलके एक काम कर रहा है जैसे कि हार्ट में तो ऑर्गन, और बहुत सारा ऑर्गन मिलके काम कर रहा है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सिमेट्री क्या होता है? चलिए देखते हैं ये सिमेट्री क्या होता है। देखो सिमेट्री क्या होता है, किसी भी जानवर को आप कितने जगह से काटोगे कि वो इक्वल पार्ट में बंट जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहां पे मैंने क्या किया, ये एक जानवर है जो कि इस तरह का स्फेरिकल, तो अगर मैं यहां से काटूं तो भी ये इक्वल पार्ट में बट जाएगा, अगर मैं इसे यहां से काटूं तो भी ये इक्वल पार्ट में बट जाएगा, अगर मैं इसे यहां से काटूं तो भी ये इक्वल पार्ट में बट जाएगा, और अगर मैं इसे यहां से काटूं तो भी ये इक्वल पार्ट में बट जाएगा। लेकिन जैसा कि आप इस तितली को देख सकते हो, इसे अगर आप शायद यहां से काटोगे तो इक्वल पार्ट में नहीं बटेगा। हम ही लोग के बॉडी को देखो, अगर हम लोग इसे बीच से काटें तो क्या इक्वल पार्ट में बटेगा? नहीं बटेगा। लेकिन अगर हम लोगों को सीधे सीधे ऐसे काट दिया जाए तो हम लोग क्या होंगे? दो इक्वल पार्ट में एक बराबर बट जाएंगे। तो किसी भी एनिमल को कितने प्लेन से, कितने जगह से काटने से वो दो इक्वल पार्ट में बट जाते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। और तो वही डेफिनेशन दिया है। क्या है ये सिमेट्री? तो इट इज अ टर्म विच इज यूज्ड टू डिफाइन एन ऑर्गेनिज्म, नॉट ऑन ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म कैन बी कट फ्रॉम हाउ मेनी प्लेन्स इनटू टू इक्वल हाफ। ये एक टर्म है सिमेट्री, जिससे हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि किसी भी एनिमल को कितने जगह से काटने पे वो दो इक्वल हाफ में बट सकता है। तो इसके बेसिस पे एनिमल्स कितने तरह के होते हैं? तीन तरह, मेनली तौर पे दो तरह के होते हैं। सबसे पहला एसिमेट्रिकल और दूसरा सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको कहीं से भी काट लो वो इक्वल हाफ में नहीं बटेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल लाइक अमीबा। अमीबा का कोई फिक्स शेप साइज नहीं होता है। अब एक अमीबा दिखने में आपको ऐसा लगेगा, दूसरा अमीबा आपको दिखने में ऐसा इस तरह का लगेगा, तीसरा अमीबा क्या होगा दिखने में? तो वो जो है इस तरह का ऐसा लगेगा दिखने में। अब बताओ कहां से हम इसको काटें? चलो इसको अगर यहां से काटेंगे तो आधा इधर आ जाएगा, लेकिन अगर इसको यहां से काटेंगे या फिर यहां से काटेंगे तो आधा इधर आ जाएगा, और इसको यहां से काटे तो आधा इधर आ जाएगा। तो कोई फिक्स प्लेन नहीं मिला ना, इसको क्या करना पड़ रहा है? तो इसको ऐसे काटे मान लो, और इसको क्या किए? ऐसे काटे, और इसको क्या किए? ऐसे काटे। तो तीनों का प्लेन अलग अलग हो गया। तो क्या इसमें कोई सिमेट्री दिख रहा है? कोई एक ऐसा प्लेन बता दो जहां से काटने पे किसी भी अमीमा को अगर हम उस प्लेन से काटे तो वो इक्वल हाफ में बढ़ जाए। जैसे कि इंसान है ना, इस दुनिया में सारे इंसान को अगर आप सीधे सीधे काटते हो तो वो दो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा, लेकिन अमीबा का कोई फिक्स शेप साइज होता ही नहीं है। तो उसके लिए कोई भी एक ऐसा फिक्स्ड प्लेन नहीं है जहां से काटोगे आप तो वो दो इक्वल हाफ में बट ही जाएगा। हो सकता है कि इस अमीबा को दो इक्वल हाफ में बांटने के लिए आपको यहां से काटना पड़े, लेकिन दूसरे वाले को शायद अगर आप यहां से काटोगे तो नहीं बटेगा, वो दूसरे वाले को शायद यहां से काटना पड़ेगा इक्वल हाफ में बांटने के लिए। तो अगर ऐसा कोई जानवर जो किसी फिक्स्ड प्लेन उसमें ना हो कि कहां से काटने पे वो दो इक्वल हाफ में बटेगा, या फिर आप आम भाषा में ये भी बोल सकते हो कि ऐसा जानवर जिसको कहीं से भी आप काट लीजिए वो इक्वल हाफ में नहीं बटेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल। जैसे कि स्पॉन्जेज भी यही होता है, इसके अंदर भी फिक्स्ड शेप साइज नहीं होता है, कोई एक फिक्स प्लेन आप नहीं बता सकते हो कि यहां से काटने पे ये दो इक्वल हाफ में बट जाएगा, ठीक है, नहीं बता सकते हो। तो ये चीज है। एडल्ट स्नेल, अमीबा भी आता है इसके अंदर, ये सब एसिमेट्रिकल होता है। अब आते हैं हम लोग सिमेट्रिकल। ये ऐसे जानवर होते हैं जिनको आप किसी एक फिक्स्ड प्लेन से, एक या एक से अधिक फिक्स्ड प्लेन से कट करने पे इक्वल हाफ में बांट सकते हो। अब ये दो तरह का है, जैसे कि आप देख सकते हो। क्या है दो तरह का? क्या है दो तरह का? यूनिवर्सल हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये दो तरह का है, एक है बाइलेटरल और एक है रेडियल। क्या है? एक है बाइलेटरल और एक है रेडियल। क्या होता है ये बाइलेटरल और रेडियल? ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बाइलेटरल की। तो यहां पे आप देख सकते हो कि डिफाइन किया गया है सारी चीजों को, ठीक है। बाइलेटरल क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ ओनली फ्रॉम वन प्लेन। ऐसे जानवर जिनको बस
एक ही प्लेन से काटने पे दो इक्वल हाफ में बटेंगे उसको हम लोग बायलेटरल बोलेंगे। और यहाँ पे कौन कौन सा फाइलम आएगा, 11 फाइलम में से प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके, ठीक है, कॉर्डेटा तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब बायलेटरली सिमेट्रिकल है। जैसे कि अलग से भी एग्जांपल दे दिया है, जैसे कि ह्यूमन हो गया, ठीक है। हाँ, इकाइनोडर्मेटा में एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के अगर हम लोग बात करें तो ये एक्सेप्शन में है, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है, नहीं होता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें किसकी, रेडियल सिमेट्री की, कि रेडियल सिमेट्री क्या होता है, तो क्या है ये रेडियल सिमेट्री, ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ फ्रॉम मोर देन 2 प्लेन। अगर एक से अधिक प्लेन से काटने पे दो इक्वल हाफ में बट रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडियल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री क्या होगा, सिर्फ एक जगह से काटने पे दो इक्वल हाफ में बटेगा। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक से अधिक प्लेन से काटने पे दो इक्वल हाफ में बट जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और इसमें कौन कौन से फाइलम आएंगे, तो इसमें आएंगे आपके सम स्पॉन्जेज और निडेरियंस, टीनोफोरा, ये सब, यानी कि स्पॉन्जेस टू टीनोफोरा आएगा, स्पॉन्ज पॉरीफेरा टू टीनोफोरा आएगा। टोटल 11 फाइलम है तो उसमें से 3 फाइलम क्या होगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था सिमेट्री। अब हम लोग देखते हैं जर्म लेयर। ये जर्म लेयर क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे जर्म लेयर क्या होता है। अब जर्म लेयर क्या होता है, इसको समझने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले एक दूसरे चीजों को समझना पड़ेगा। देखो एकदम ध्यान से देखते जाना। होता क्या है कि जैसे कि फादर से क्या आया, स्पर्म आया, और मदर से क्या आया, ओवम आया। हम लोग सब कोई जानते हैं कि ये दोनों मिलके क्या होता है, एक सेल के बेबी का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि इसके अंदर क्लीवेज नाम का एक प्रोसेस होता है। क्लीवेज जिनको नहीं पता आप सिंपली समझ लो डिवीजन होगा इसके अंदर। वैसे टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर क्लीवेज नाम का एक प्रोसेस होगा जहां पे ये क्या करेगा, तो क्लीवेज से डिवाइड करेगा और ये जो है 8 से 16 सेल का बेबी बन जाएगा। और जब ये 8 से 16 सेल का बेबी बनेगा तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, मोरूला। क्या नाम देंगे, मोरूला। क्या कहने का मतलब, ठीक से समझो। जैसे कि एक ही इंसान छोटा होता है तो बच्चा कहलाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो एडल्ट कहलाता है, फिर उसके बाद बूढ़ा हो जाता है। तो उसी तरह से ये अलग अलग स्टेज का नाम है। बेबी जब एक सेल का होता है मदर के उम्र के अंदर, मां के पेट के अंदर, तो उसको जाइगोट बोलते हैं। जब वो बेबी 8 से 16 सेल का हो जाता है, हालांकि जब एक बेबी का जन्म होता है तो वो करोड़ों सेल का बना हुआ होता है, लेकिन जब वो बेबी बस 8 से 16 सेल का होता है अपने मां के पेट के अंदर, तो उसे हम लोग मोरूला बोलते हैं। और जब वो बेबी क्या होता है 64 प्लस सेल्स का हो जाता है तो उस समय हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्ट्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्ट्यूला बोलते हैं। एकदम ध्यान से देखते जाना। और जब ये बेबी क्या हो जाएगा, ये बेबी 64 प्लस सेल्स का होता है तो ब्लास्ट्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्ट्यूला बोलते हैं हम लोग इसे। और जब ये अप्रॉक्स 300 सेल्स के आसपास रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस ट्रूला, ठीक है, गैस ट्रूला बोलते हैं। अब गौर से सुनना क्या होगा, अब इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 300 सेल है, तो ये जो सेल्स होंगे ये अब 3 लेयर में क्या होंगे, इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। कितने लेयर में अरेंज हो जाएंगे, 3 लेयर में अरेंज हो जाएंगे ऐसे करके। और इन तीनों लेयर को ही एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, जर्म लेयर। और काम क्या होता है इस तीनों लेयर का, तो ये तीनों लेयर अब क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके 9 मंथ का समय लेगा ह्यूमन के केस में, और क्या करेगा, ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि आप में जो ये सबसे पहला वाला लेयर होता है इक्टोडर्म, ये क्या करता है, डिवाइड करके बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। बहुत बार क्वेश्चंस भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताओ ह्यूमन के केस में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन मतलब, कहने का मतलब, वो जब अपने एम्ब्रायनिक स्टेज में था और गैस्ट्रूला के स्टेज में था तो उसमें कौन सा लेयर जो है उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाया था। तो जो सबसे ऊपर का लेयर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्टोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्टोडर्म बोलते हैं। जो बीच वाला होता है उसको हम लोग मीजोडर्म बोलते हैं, और जो सबसे नीचे वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोडर्म। तो इक्टोडर्म जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाया, मीजोडर्म क्या करता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करता है। और जो आपका इंडोडर्म होता है ये क्या करता है, तो ये एलिमेंट्री कनाल का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एलिमेंट्री कनाल का फॉर्मेशन करता है। तो ये जर्म लेयर्स क्या करेंगे, डिवाइड करके जो है 9 मंथ का समय लेंगे और आपका क्या करेंगे, ऑर्गन बनाएंगे। और ये जर्म लेयर कितने लेयर का बना हुआ है, 3 लेयर का बना हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जर्म लेयर क्या होता है। देखो कैसे कितने सिंपलीफाई वे में चीजों को डिफाइन किया गया है। व्हेन द एम्ब्रायो इज इन इट्स गैस्ट्रूला
स्टेज, जब एम्ब्रायो अपने गैस्ट्रूला स्टेज में होता है तो द सेल्स गेट अरेंज इनटू 3 लेयर्स। जब ये गैस्ट्रूला स्टेज में होगा तो इसमें जितने भी सेल्स हैं वो 3 लेयर में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। एंड फर्दर फॉर्म्स ऑर्गन ऑफ द एम्ब्रायो, और 3 लेयर में अरेंज होकर क्या करेंगे, तो एम्ब्रायो का ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है। और इसको, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन बनने के प्रोसेस को ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि जर्म लेयर किसमें मदद करता है, ऑर्गन बनाने में, ऑर्गेनोजेनेसिस में। और इन्हीं 3 लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म लेयर बोलते हैं। लेकिन शुरुआत में जो एनिमल्स बने थे उनमें बस 2 ही जर्म लेयर होता था, एक होता था आपका सबसे ऊपर वाला, एक सबसे नीचे वाला, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। और ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते थे, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते थे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। क्या बोलते थे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। फिर जाके जो एनिमल्स आए धीरे धीरे हमारे अर्थ पे, उनके अंदर 3 लेयर का जर्म लेयर बनने लगा, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। और ऐसे एनिमल्स को हम लोगों ने बुलाना शुरू किया ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जिनमें 3 लेयर का जर्म लेयर होता था। अब यहां पे देखो कि आपको एग्जांपल दिया है कि कौन कौन फाइलम है जिसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, और टोटल 11 में से कौन कौन फाइलम है जिसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। तो पॉडीफेरा टू टीनोफोरा जो है वो क्या है, तो वो आपका डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का ग्रुप है। और वहीं पे प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके आपका कॉर्डेट तक, ठीक है, क्या है, कॉर्डेट तक आपका क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। और यहाँ पे देखो पिक्चर से दिखाया गया है कि जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, किसमें, इस पिक्चर में देखो, सबसे पहले ये बाहर में क्या है, तो ये इक्टोडर्म है, बीच में ये रेड वाला क्या है, तो मीजोडर्म है, और अंदर में ये ग्रे कलर का क्या है, इंडोडर्म है। वहीं पे अगर आप देखोगे डिप्लोब्लास्टिक में, तो देखो ये बाहर वाला इक्टोडर्म है, अंदर वाला इंडोडर्म है, लेकिन ये बीच वाला देखो मीजोडर्म नहीं है, ये मीजोग्लिया है, MESOGLEA, मीजोग्लिया है। ये क्या है, ये मीजोग्लिया है। और ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होती है, ये सेल नहीं होती है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है। आगे चल के यहीं पे सेलुलर लेयर बना था जिसको हम लोग मीजोडर्म बोले थे। तो आई होप कि जर्म लेयर क्या होता है और इसके बेसिस पे कैसे एनिमल्स को 2 ग्रुप में बांटा गया है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हम लोग का टॉपिक इसमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सेगमेंटेशन। क्या पढ़ना है, सेगमेंटेशन। अब ये सेगमेंटेशन क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर आप इस जानवर को गौर से देखो तो ये अर्थवॉर्म है, इसके बॉडी को अगर आप देखोगे तो देखो अलग अलग सेगमेंट्स का ये बना हुआ है। तो अगर किसी एनिमल का बॉडी डिफरेंट सेक्शंस का बना हुआ हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेशन। क्या ये सेगमेंटेशन हम लोगों में होता है, आंसर है बिल्कुल होता है। आप देख सकते हो कि यहां ये स्पाइडर है, स्पाइडर में भी ये सेगमेंटेशन है, कॉकरोच में भी होता है। ठीक है, कभी कॉकरोच को आप ऐसे करके पलटाना तो देखना उसका भी बॉडी सेगमेंट्स में बना होगा। हम लोगों में भी देखो ये 6 पैक देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में क्या है, सेगमेंट्स है। हम लोग का ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, रीढ़ का हड्डी, ये भी सेगमेंट्स में बना हुआ है। तो किसी भी एनिमल का बॉडी अगर डिफरेंट सेक्शंस का बना हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। अब इस सेगमेंटेशन का फायदा क्या होता है, तो ये सेगमेंटेशन आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, आपके सर्वाइवल में मदद करता है। कैसे, जैसे कि मान लो कि अगर मैं लोहे का एक प्लेट यहां पे लगा लूं कड़ा सा, और यहां पे ये पेन को मैं नीचे गिराऊं और बोलूं कि उठाओ, अब उसे उठाना है, तो अगर ये लोहे का कड़ा प्लेट है तो क्या मैं ऐसे करके झुक पाऊंगा, आंसर है नहीं झुक पाऊंगा। एक्चुअली में ये यहां पे सेगमेंट्स में बना हुआ है, ये मेरा वर्टिब्रल कॉलम सेगमेंट्स में बना हुआ है, इसलिए मैं बड़ी आसानी से इधर या फिर इधर क्या हो पाता हूं, झुक पाता हूं। तो ये सेगमेंटेशन क्या करता है, तो ये सेगमेंटेशन हेल्प करता है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर मूवमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और सर्वाइवल में मदद करता है। जैसे कि ये अगर सेगमेंटेशन नहीं होता तो हम लोग अपने चल फिर नहीं पाते, फूड सर्च नहीं कर पाते, मेटिंग नहीं कर पाते, ठीक है, मिलन नहीं कर पाते, तो ये सब सेगमेंटेशन की वजह से होता है। तो क्या है ये सेगमेंटेशन, तो इफ एन एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेक्शंस इट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये सब इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है। और ये जो सेगमेंट्स है इसके एक सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, जैसे कि बहुत छोटा छोटा सेक्शंस मिलकर बनाए तो एक इसका सिंगल यूनिट क्या कहलाता है, तो इसका सिंगल यूनिट कहलाता है, सेगमेंटेशन का सिंगल यूनिट कहलाता है सोमाइट्स यानी तो मेटामर्स। क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये चीज है। अब कौन कौन से फाइलम है जिनका बॉडी डिफरेंट सेक्शंस का बना होता है, सेगमेंटेशन
देखने को मिलता है। तो एनालिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, कॉर्डेटा जिसके अंदर हम लोग भी हैं, ठीक है। इन फाइलम्स के अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं उनमें क्या होता है, सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो आई होप कि क्या है सेगमेंटेशन ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जिसका नाम है सीलोम। क्या नाम है, सीलोम। लास्ट टॉपिक नहीं है, मतलब अभी हम लोग देखते हैं सीलोम। अब ये सीलोम क्या होता है, एकदम ध्यान से देखना। देखो होता क्या है कि अगर मैं अपने बॉडी को यहां पे ऐसे करके काटूं तो होगा क्या, गौर से सुनना। जैसे कि मैंने अपने बॉडी को यहां पे ऐसे करके काटा और दो पार्ट में फैला दिया, उसके बाद मैंने अंदर से क्या किया, हार्ट निकाल के अलग रख दिया, लंग्स निकाल के अलग रख दिया। ये जो एलिमेंट्री कनाल है, भोजन नलिका, इसको मैंने यहां से खींचा मुंह को और यहां से एनस को खींचा और सबको पकड़ के अलग रख दिया और पूरा किडनी लीवर सब निकाल के मैंने अलग रख दिया। तो इमेजिन करो कि मेरा बॉडी अब कैसे दिखेगा। अब मेरे चारों तरफ ये होगा, ये जो दीवार आप देख रहे हो बॉडी का, ये दीवार होगा और अंदर में पूरा खाली जगह होगा। और किसी भी जानवर को काटने पर अगर उसके शरीर के अंदर खाली जगह मिले तो उसी को हम लोग बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं, सीलोम। इस सीलोम के ही अंदर क्या होता है, आपका जो ऑर्गन होता है वो डेवलप होता है। जैसे कि मेरा हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी सब कहां प्रेजेंट है, तो मेरे बॉडी के अंदर जो ये खाली जगह है उसी में सब ये प्रेजेंट है। तो क्या होता है, सीलोम क्या होता है, इफ वी कट एन एनिमल्स बॉडी वी फाइंड अ कैविटी इन विच ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, दिस कैविटी इज कॉल्ड सीलोम। अगर किसी जानवर के बॉडी को हम लोग कट करें और उसके बॉडी के अंदर खाली जगह मिले तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है, उसका ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, और ये सीलोम बनता कैसे, तो मैंने बताया था कि जब हम लोग अपने मदर के उम्ब में होते हैं तो 3 लेयर में क्या होता है, जर्म लेयर अरेंज हो जाता है और जितना भी बॉडी का ऑर्गन है सब वही तीनों सेल्स डिवाइड करके बनाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कौन बनाएगा, एक्टोडर्म। हार्ट और ब्लड वेसल कौन बनाएगा, मीजोडर्म। एलिमेंट्री कनाल कौन बनाएगा, एंडोडर्म। तो होता क्या है कि जो सीलोम होता है ये कौन बनाता है, तो ये मीजोडर्म बनाता है। क्या कौन बनाता है, मीजोडर्म बनाता है। लेकिन शुरुआती जो जानवर थे उनमें जो है ये सीलोम नहीं पाया जाता था। तो सीलोम के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे 3 तरह के कैटेगरी में बांटा गया जानवरों को। क्या, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड ट्रू सिलोमेट। अब ये एसिलोमेट क्या था, ऐसे जानवर डू नॉट हैव बॉडी कैविटी, जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होता है। अगर उनके बॉडी को आप काटोगे तो कोई खाली जगह नहीं मिलेगा अंदर में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पॉरीफेरा और प्लेटीहेलमिन्थिस, ये 2 फाइलम हो गए। फिर स्यूडोसिलोम क्या होता है, तो ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि देखो यहाँ पे सीलोम का पिक्चर दिखाया है, तो इसके देखो यहाँ पे ये अलग कैविटी है, इसको थोरैसिक कैविटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, लंग्स होता है। हमारे बॉडी को 3 पार्ट में बांटा गया है, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और फिर उसके बाद पेल्विक रीजन। तो ये थोरैसिक कैविटी में क्या होता है, लंग्स होता है। ये एब्डोमिनल कैविटी जिसमें पेट होता है, और ये देखो क्या है, पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ तो हार्ट कौन से कैविटी में होता है, तो हार्ट कहां होता है, थोरैसिक कैविटी में। लंग्स कहां होता है, थोरैसिक कैविटी में। पूछेगा किडनी कौन से कैविटी में होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी। पूछेगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां होता है, तो ये होता है पेल्विक कैविटी में। और उसके बाद ये अपर लिम्स और ये लोअर लिम्स, देखो कैसे बांटा गया है बॉडी को, थोरैसिक कैविटी, फिर एब्डोमिनल कैविटी, फिर उसके बाद पेल्विक रीजन और फिर अपर लिम्स और ये लोअर लिम्स। जब हम लोग 4 पैर पे चलते थे तो ये आगे वाला पैर हुआ करता था, तो अपर लिम्स, ये लोअर लिम्स, ये नेक और ये क्या हो गया, हेड हो गया। तो इस तरह से ह्यूमन के बॉडी को क्या किया गया है, बांटा गया है। अब एकदम ध्यान से देखना, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे कि अब ये स्यूडोसिलोम क्या होता है, ध्यान से देखो, इस पिक्चर को देखो, ध्यान से सुनना। आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि शुरुआती जानवरों में जर्म लेयर ही क्या करता है, कोई भी बॉडी ऑर्गन बनाता है, हार्ट हो, लीवर हो, किडनी हो, कुछ भी हो, कौन बनाएगा, जर्म लेयर। और ये जर्म लेयर कितने लेयर का होता है, 3 लेयर का, इक्टो, मीजो, इंडो। और शुरुआती जानवरों में बस 2 लेयर का जर्म लेयर था। क्या क्या 2 लेयर का जर्म लेयर था, तो एक था इक्टोडर्म और इंडोडर्म, मीजोडर्म नहीं था। तो एक बार मैं आपको उस स्लाइड पे लेके चला ही जाता हूं दिखाने के लिए, ताकि आपको एक बार क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। तो आप देख सकते हो कि जो जर्म लेयर है शुरुआती जानवरों में क्या था, बस 2 लेयर था, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। मीजोडर्म क्या था, इनमें नहीं था, जिसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोले थे। बाद में जाके क्या हुआ, मीजोडर्म आया, जो कि इस पिक्चर में भी मैंने आपको समझाया था कि बाद में जाके क्या हुआ, मीजोडर्म आया। तो एकदम ध्यान से देखना, अब क्या होता है, अब क्या होता है कि जो स्यूडोसिलोम होता है, जैसे कि देखो यहां पे आप गौर से इसको देखो, देखो इक्टोडर्म है बाहर वाला, फिर ये ब्लू वाला मीजोडर्म हो गया, और अंदर में ये वाला लाइन क्या हो गया, इंडोडर्म क्या हो गया, क्या हो गया, इंडोडर्म। एक बात अच्छे से ध्यान से सुन लेना, मेरी बातों को अच्छे से सुन लेना। आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो गए हो तो आपका फोकस का होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो एकदम गौर से सुनना।
मैंने अभी आपको एक बात बताया था कि सिलोम का फॉर्मेशन कौन करता है, मीजोडर्म करता है। कौन करता है, मीजोडर्म करता है। देखो सिलोम का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो इट फॉर्म ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मीजोडर्म, ये मीजोडर्म की वजह से बनता है। तो जो शुरुआती जानवर है जिसमें मीजोडर्म है ही नहीं, जो डिप्लोब्लास्टिक है जिसमें बस इक्टो और इंडोडर्म है, उसमें तो मीजोडर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब उसमें सिलोम नहीं होगा। यानी कि उसके बॉडी को आप काटोगे तो अंदर में कोई खाली जगह नहीं दिखेगा। अगर बॉडी को काटोगे तो अंदर में कोई खाली जगह नहीं दिखेगा, क्योंकि मीजोडर्म सिलोम बनाता ही है मीजोडर्म, तो मीजोडर्म का होना जरूरी है। लेकिन गौर से सुना, ये कोई जरूरी नहीं है कि मीजोडर्म होगा तो सिलोम होगा ही होगा। ये तय है कि मीजोडर्म अगर नहीं है तो सिलोम नहीं होगा। लेकिन अभी आप पढ़ोगे कि जो स्यूडोसिलोमेट्स थे ये क्या था, ये ऐसे जो प्लेटीहेल्मिन्थिस है, ये प्लेटीहेल्मिन्थिस जो होता है ना, इसके पास 3 लेयर का जर्म लेयर होता है। इक्टोडर्म भी होता है, मीजोडर्म भी होता है, इंडोडर्म भी होता है। लेकिन ये देखो किस कैटेगरी में, एसिलोमेट में। गौर से सुनना, कंफ्यूज मत होना। पॉरीफेरा, निडेरिया और टीनोफोरा, ये तीनों ऐसे फाइलम हैं जो डिप्लोब्लास्टिक हैं। डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब इनमें 2 ही लेयर का जर्म लेयर है, तो ये तो ऑटोमेटिकली मीजोडर्म है नहीं इनमें, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएंगे, एसिलोमेट हो जाएंगे, क्योंकि सिलोम के लिए मीजोडर्म का होना जरूरी है। अब यहाँ पे जो आपका पॉरीफेरा, निडेरिया और टीनोफोरा हो गया, और उसके बाद क्या आता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस है 3 जर्म लेयर का, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन इसमें जो मीजोडर्म था ना, वो क्या किया, सिलोम का फॉर्मेशन नहीं किया। तो ये तय है कि जो डिप्लोब्लास्टिक है वो तो एसिलोमेट होगा ही होगा, लेकिन जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उसमें अगर मीजोडर्म मूव नहीं करेगा तो वो भी एसिलोमेट हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे प्लेटीहेल्मिन्थिस, जो प्लेटीहेल्मिन्थिस होता है, जो प्लेटीहेल्मिन्थिस होता है, अगर मैं इस प्लेटीहेल्मिन्थिस की बात कर लूं तो जो प्लेटीहेल्मिन्थिस होता है ये है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद भी, ठीक है, इसका जो मीजोडर्म था ये मूव नहीं किया और सिलोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये किसके अंदर है, जिसकी वजह से ये किसके अंदर है, तो जिसकी वजह से ये जो है आपका एसिलोमेट के अंदर है। किसके अंदर है, एसिलोमेट के अंदर है। अरे बस में अब ध्यान से देखिएगा, तो मैं आपको यह बता रहा था कि शुरुआती जानवरों में बस 2 ही जर्म लेयर था, तो वो तो ऑटोमेटिकली क्या थे, एसिलोमेट थे। अब क्या हुआ कि बाद में आया मीजोडर्म, तो जब मीजोडर्म को बोला गया कि तुम थोड़ा सा घसको और बीच में खाली जगह बनाओ, तो देखो ये इक्टो, ये मीजो, ये इंडो, ये खाली जगह नहीं है, ये खाली जगह इसको मत गिनना, इन तीनों सेल के बीच में खाली जगह होना चाहिए। ये वाला खाली जगह नहीं लेना है, ये सेंट्रल कैविटी है, ये एक अलग चीज है। इन तीनों लेयर के बीच में खाली जगह होना चाहिए, तो इन तीनों लेयर के बीच में कोई खाली जगह नहीं है। आरी बात में, तो यहां पे आप देखोगे कि बाद में जाके आए स्यूडोसिलोमेट। जब इनको बोला गया तो यहां पे मैंने अभी बताया था कि मीजोडर्म ही मूव करके क्या करता है, तो सिलोम का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पे आप देखो कि यहां पे ये मीजोडर्म है ब्लू कलर से, जो मूव तो किया लेकिन प्रॉपर सिलोम नहीं बनाया। कैसे, देखो यहां पे कैविटी है लेकिन फिर यहां पे सेल का ब्लॉकेज है, अंदर में कैविटी है लेकिन फिर चारों तरफ से सेल है, तो प्रॉपर कैविटी का फॉर्मेशन यहां पे नहीं हो पाया। और यहां पे अगर आप देखोगे तो ट्रू सिलोमेट में ये इक्टोडर्म है और ये अंदर वाला इंडोडर्म है, और देखो इधर ये मीजोडर्म, ये मीजोडर्म, और क्या हुआ, बीच में प्रॉपर एक कैविटी बन गया। प्रॉपर एक क्या बन गया, कैविटी बन गया। इसके तरह क्या यहां पे पैचेज के रूप में है, तो आंसर है नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ, प्रॉपर। और आप देख सकते हो कि जो ट्रू सिलोमेट होता है उसका एक और गुण होता है कि जब मीजोडर्म सेपरेट करेगा तो ये क्या करेगा, इधर इक्टोडर्म को पूरी तरह से ढक देगा, और अंदर में ये क्या है, इंडोडर्म है, तो इंडोडर्म को पूरी तरह से ढक देगा। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये पूरी तरह से इंडोडर्म को नहीं ढका है, ना ही पूरी तरह से ये इक्टोडर्म को क्या किया है, ढके हुआ है। तो इस तरह से कितने तरह के बॉडी कैविटी बने, ये सब इवोल्यूशन है एक तरह का। शुरुआत में तो पहले बना डिप्लोब्लास्टिक, तो डिप्लोब्लास्टिक में तो सिलोम बन ही नहीं सकता था, फिर आया ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेकिन एक यहां पे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद भी क्या हुआ, कैविटी का फॉर्मेशन नहीं हुआ। आरी बस में कैविटी का फॉर्मेशन नहीं हुआ। यहां पे देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन क्या यहां पे देखने को मिल रहा है, तो प्रॉपर कैविटी नहीं बना, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोले, स्यूडो। स्यूडो मतलब क्या, झूठा सिलोम। और यहां पे क्या बना, ट्रू सिलोमेट, प्रॉपर बीच में एक कैविटी क्या हुआ, इसके बीच जो है बन गया इस तरह से, तो ये क्या हो गया, ट्रू सिलोमेट। तो 3 तरह के क्या हुए, एनिमल्स हुए। और ये सिलोम क्या है, इसका क्या फायदा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बॉडी को काटने पे अंदर में खाली जगह मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिलोम बोलेंगे। और इसी में आपके
ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। तो यानी कि अगर किसी जानवर के अंदर ये कैविटी नहीं है प्रॉपर वे में, तो उनके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से नहीं होगा। आ रही बात में? तो कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए? 3 तरह के, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड ट्रूसिलोमेट। देखो स्यूडोसिलोमेट को कैसे डिफाइन करता है, तो बोलता है दे हैव बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी तो होगा स्यूडोसिलोमेट में, बट मीजोडर्म नॉट कंप्लीटली लाइंड इक्टो एंड इंडोडर्म। जो मीजोडर्म है, जो क्या है, मीजोडर्म वो कंप्लीटली इक्टो और इंडोडर्म को कवर नहीं करेगा इसकी तरह। आया बात में? फिर क्या बोलता है, ध्यान से देखना, फिर क्या बोलता है। एग्जाम्पल कौन सा फाइलम है? एस्कीहेलमिन्थिस। अभी मैंने बताया प्लेटीहेलमिन्थिस तक क्या है, पॉरीफेरा टू प्लेटीहेलमिन्थिस आपका एसिलोमेट है, और उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद एस्कीहेलमिन्थिस आता है, ये क्या है, स्यूडोसिलोमेट। और ट्रूसिलोमेट में क्या होगा, हैव बॉडी कैविटी प्रॉपर होगा, बट नहीं एंड मीजोडर्म, सॉरी आई थिंक वही रिपीट हो गया है, मीजोडर्म नॉट नहीं लगेगा, मीजोडर्म कंप्लीटली लाइन इक्टो एंड इंडोडर्म। एग्जांपल एनिलीडा टू कॉर्डेटा। ठीक है, तो ट्रूसिलो में क्या होगा, जो मीजोडर्म होगा वो कंप्लीटली जो है कवर करेगा इक्टोडर्म और इंडोडर्म को, पूरी तरह से कवर करेगा, और बीच में प्रॉपर कैविटी का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें आपके ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाएंगे। क्या बनेंगे? ऑर्गन्स बनेंगे। ठीक है, तो ये है आपका सिलोम। आई होप कि क्या होता है ये सिलोम और क्या इसका इंपॉर्टेंस है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, एलिमेंट्री कनाल के ऊपर। देखो ध्यान से देखो, पहले ये एलिमेंट्री कनाल क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भोजन नलिका। क्या बोलते हैं? भोजन नलिका। ये जो एलिमेंट्री कनाल है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से माउथ से शुरू होगा, ईसोफेगस, फिर क्या होगा, स्टमक के बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको छोटी आंत बोलते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है, तो यहां से ऐसे करके क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन रहता है। क्या रहता है यहां से, तो यहां से ये इस तरह से ऐसे करके क्या रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन रहता है। क्या रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मेरे पास एक पिक्चर भी है, आप यहां पे देख सकते हो। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से शुरू होता है और कहां खत्म होता है, एनस पे खत्म होता है। कहां खत्म होता है? एनस पे खत्म होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कनाल। तो देखो ध्यान से देखो, तो जानवरों में आप जानते होंगे कि इस एलिमेंट्री कनाल का क्या काम है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये सब इसी के अंदर होता है, और इसी के अंदर क्या होता है, उसका डाइजेशन यानी कि पाचन होता है। तो होता क्या है कि अब ये एलिमेंट्री कनाल 2 तरह का होता है। क्या होता है? 2 तरह का। ध्यान से देखते जाना। जैसे कि अगर हम लोग अपने अंदर बात करें तो हम लोग में एक ये ओपनिंग है माउथ, और एक यहां पे क्या होता है, ओपनिंग होता है, जिसको हम लोग एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, एनस बोलते हैं, एनस बोलते हैं। तो माउथ से हम लोग खाना को खाते हैं, और ये यहां से ऐसे करके होते हुए, पचते हुए, यहां से ऐसे करके होते हुए एनस से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या होता है? एनस से बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ जानवरों में 2 ओपनिंग नहीं होता है एलिमेंट्री कनाल में, बस एक ही ओपनिंग होता है। और अगर मान लो कि इसको मैंने जाम कर दिया, एक ही ओपनिंग है, तो अब क्या होगा, अब इसी से आपको खाना भी खाना पड़ेगा, और इसी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो ऐसा जानवर जिसके एलिमेंट्री कनाल में बस एक ही ओपनिंग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो क्या लिखता है, हैव ओनली 1 ओपनिंग इन एलिमेंट्री कनाल विच इज यूज्ड फॉर बोथ इंजेशन, इंजेशन मतलब खाना खाना, इंजेशन, एंड ईजेशन, ई मतलब एक्सटर्नल, बाहर निकालने के लिए चीजों को। एक ही ओपनिंग से खाना भी खाएगा, एक ही ओपनिंग से बाहर भी निकालेगा। और इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, ब्लाइंड सैक। अब ये ब्लाइंड सैक क्या होता है कि अगर मान लो कि जैसे कि कोई एक ट्यूब है, उसमें एक ही रास्ता है, ठीक है, उसमें सपोज दैट मान लो कि कोई क्या है यहां पे, ठीक है, ट्यूब है इस तरह से, ठीक है, क्या है इस तरह से ट्यूब है, और इसमें क्या है, ठीक है, एक ही रास्ता है। क्या है? इसमें एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता जो है इसका बंद है, दूसरा रास्ता क्या है इसका, बंद है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड सैक। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि सपोज दैट मान लो कि आप बाइक चलाते हो, स्कूटी या साइकिल चलाते हो, आपको एक गली दिखा, आप उस गली में चले गए, आपको लगा क्या कि ये रोड कहीं आगे निकल जाएगा, जाम लगा हुआ था, आपने गली के अंदर साइकिल लेके चले गए या बाइक लेके चले गए, आपको लगा कि आगे ये कहीं गली खुल जाएगा। लेकिन जब आप आगे जाते हो तो पता चलता है कि आगे जाके ये गली बंद है।
तो आप जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक मतलब क्या, ऐसा कोई रास्ता जिसमें बस एक ही रास्ता है जिसके थ्रू जा भी रहा है लोग, आ भी रहा है, दूसरी तरफ वो रास्ता नहीं खुलता है। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सेक। तो देखो, तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, एक ही ओपनिंग से खाना भी खाता है, उसी ओपनिंग से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर भी निकालता है, तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड सेक। तो कौन कौन से ऐसे फाइलम है जिसके अंदर इस तरह का एलिमेंट्री कनाल देखने को मिलता है, तो निडेरिया हो गया, टिनोफोरा हो गया, प्लेटीहेलमिन्थिस हो गया। आरेबास में पॉडीफेरा नहीं होगा, क्योंकि पॉडीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल है, टिश्यू है ही नहीं, तो ऑर्गन कैसे बनेगा वहां पे, तो ये चीज होता है। वहीं पे कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल क्या होता है, तो हैव टू, TWO, हैव टू ओपनिंग, इसमें दो ओपनिंग होगा, एक होगा एलिमेंट्री कनाल और एक क्या होगा, हैव टू ओपनिंग इन एलिमेंट्री कनाल। इसके एलिमेंट्री कनाल में जो है कितने ओपनिंग होंगे, दो ओपनिंग होंगे, एक होगा माउथ और एक क्या होगा, एनस। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल। एग्जांपल, एस्कीहेलमिन्थिस से कॉर्डेटा तक इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। और यहां पे ये जो पिक्चर बनाया है, ये कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल का पिक्चर है। आरिबास में अब ध्यान से देखो, अब क्या होता है, एकदम ध्यान से देखना। अब यहां पे जो आपका कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके पास होता है, उसको अब दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स। अब ध्यान से देखना, क्या है ये प्रोटोस्टोम्स और क्या है ड्यूट्रोस्टोम्स। तो होता क्या है कि जब हम लोग अपने मदर के उम्ब में होते हैं, तो हम लोग में जब एलिमेंट्री कनाल बनता है, तो कुछ जानवरों में क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखना, कुछ जानवरों में पहले मुंह बनना शुरू होगा, यानी कि यहां से ऐसे करके बनना शुरू होगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा, पेट बनेगा और धीरे धीरे ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा और लास्ट में जाके एनस बनेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोस्टोम्स। क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टोम्स। लेकिन अगर उल्टा हो, जैसे कि मां के पेट में बेबी है लेकिन पहले एनस बने, यानी कि पहले एनस बने और एनस से होते हुए ऐसे करके इस तरह से होते हुए ऐसे करके इस तरह से होते हुए जाए और यहां से जो है ऐसे करके इस तरह से होते हुए ऐसे करके होते हुए उल्टा बने, पहले एनस बने और तब माउथ बने, तो ऐसे जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स। देखो प्रोटोस्टोम्स का डेफिनेशन क्या है, एनिमल इन विच माउथ फॉर्म्ड फर्स्ट, माउथ पहले बनेगा और धीरे धीरे क्या बनेगा, देन एनस विल फॉर्म, माउथ से धीरे धीरे जो है क्या बनेगा, एनस बनेगा। जबकि वहीं पे ड्यूटेरोस्टोम्स में एनिमल्स इन विच एनस विल फॉर्म फर्स्ट, एनस पहले बनेगा और एनस से होते हुए ऐसे करके बाद में माउथ बनेगा, एनस विल फॉर्म फर्स्ट देन माउथ विल फॉर्म, आर कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोम्स। इसको ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं। और कौन कौन से फाइलम हो गए, तो प्रोटोस्टोम्स में हो गए आपके निडेरिया टू मॉल्युस्का, निडेरिया से लेके मॉल्युस्का तक का जो फाइलम होता है वो प्रोटोस्टोम्स होता है। और ड्यूटेरोस्टोम्स में इकाइनोडर्मेटा से लेके कॉर्डेटा, ये दो फाइलम है, ये ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर है। तो आई होप कि क्या, अब देखो, अब इसको दोनों को हम लोग किसके अंदर रखे हैं, तो इस दोनों को हम लोग रखे हैं किसके अंदर, तो कंप्लीट के अंदर, क्योंकि कंप्लीट के पास ही माउथ और एनस होता है। तो जब तक माउथ और एनस नहीं होगा तब तक हम लोग बात कैसे कर सकते हैं कि कौन प्रोटोस्टोम कौन ड्यूटेरोस्टोम्स है, कि इसमें पहले माउथ बन रहा है पहले एनस बन रहा है, इसमें तो बात ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके पास तो एक ही ओपनिंग है। जब दो ओपनिंग होगा तब बात करेंगे कि पहले कौन ओपनिंग बन रहा है और बाद में कौन। तो ये दो तरह का प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स, एंड आई होप कि क्या होता है प्रोटोस्टोम्स और क्या होता है ड्यूटेरोस्टोम्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट टॉपिक हम लोग जो है आज के सेशन का कवर कर लेते हैं, जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो ये क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो ब्लड को क्या करता है, हमारे बॉडी में सप्लाई करता है। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहां पे ये क्या है, तो यहां पे ये लंग्स को दिखाया गया, क्या दिखाया गया, लंग्स को, और यहां पे ये बीच में क्या है, हार्ट है। तो आप देख सकते हो कि हार्ट के पास ब्लू वाला जो भी डक्ट है वो इंप्योर ब्लड को दिखा रहा है। तो यहां पे ये ब्लू वाला पाइप है, ठीक है, हालांकि ये पिक्चर पूरी तरह से मेरे ख्याल से सही नहीं है, ये बात बोलना यहां पे गलत हो जाएगा कि ब्लू वाला पाइप जो है इंप्योर ब्लड को दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहां से ब्लड आया, यहां से निकल के लंग्स के पास गया और रेड वाला क्या हो गया, ऑक्सीजन को लेके वापस हार्ट में आया और वापस हार्ट से होते हुए ऐसे करके बॉडी में गया और बॉडी में यहां पे क्या है, ऑर्गन, ऑर्गन क्या करेगा, इसमें से ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 डाल देगा और उसके बाद ये CO2 वाला ब्लड वापस से हार्ट में गया, जहां से ये फिर लंग्स के पास जाएगा और फिर ऑक्सीजन लेके फिर हार्ट में आएगा और फिर हार्ट से बॉडी में, और ये साइकिल क्या होगा, चलते चला जाएगा। तो दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। एकदम ध्यान से देखना, ओपन और क्लोज क्या होता है।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या अंतर है, तो पहले हम लोग क्लोज को समझ लेते हैं। देखो जैसे कि मान लो कि यहां पे ये बहुत सारे सेल्स हैं, क्या यहां पे ये, ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं, इस तरह से बहुत सारे क्या हैं, सेल्स हैं, और इन सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए। तो ऑक्सीजन और फूड का सप्लाई कौन करता है, ब्लड। जैसे कि हम अभी क्या किए, सांस लिए तो ये ऑक्सीजन कहां गया, लंग्स में। खाना खाएं तो वो क्या हुआ, मेरे पेट में गया, और ये ऑक्सीजन और ये खाना दोनों जो है कहां जाएगा, यहां से ब्लड में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। हम जो भी खाना खाएं वो ब्लड में चला जाएगा, जो सांस लिए वो भी ब्लड में चला जाएगा। और हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो वो ब्लड के थ्रू वो ऑक्सीजन और फूड कहां पहुंचेगा, सेल तक। तो सपोज दैट मान लो कि अगर ये ब्लड वेसल्स ऐसे करके इस तरह से क्या होता है, ठीक है, ऐसे करके इस तरह से इन सेल्स के बीच से होके गुजरता है, ऐसे करके इस तरह से, और क्या होता है कि इसमें ब्लड बह रहा है। तो यहां पे जो ब्लड है, जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ये इस ब्लड वेसल से बाहर नहीं आएगा, लेकिन जब ये सेल के पास से होके गुजरेगा तो ये सेल इसमें से क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा और CO2 को डाल देगा, लेकिन इसमें से ब्लड निकल के बाहर नहीं आएगा, सेल के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। तो यानी कि अगर कोई बहुत फाइनेस्ट तरह का डॉक्टर है, बहुत प्रिसीजन से अगर वो क्या करेगा, बहुत बार होता है ना, कट लग जाता है तो खून बाहर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि ऐसे जगह पे वो कट लगता है जहां पे ब्लड वेसल है ही नहीं, क्योंकि जब तक ब्लड वेसल नहीं कटेगा तब तक खून बाहर नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग के बॉडी में जो खून होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है, तो जब ब्लड वेसल के अंदर बहेगा तो जब तक ब्लड वेसल नहीं कटेगा खून बाहर नहीं आएगा। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि जो ब्लड है वो कहां बहेगा, ब्लड वेसल के अंदर। और दूसरा, इसमें से ऑक्सीजन और फूड कैसे लेगा, सेल। तो जब ब्लड वेसल्स वहां से होकर गुजरेगा तो वो उसमें से डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और फूड को ले लेगा और उसमें क्या डाल देगा, CO2 डाल देगा। तो ये सेल्स आर नॉट इन कांटेक्ट ऑफ ब्लड, सेल्स कभी भी ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। और इसमें किस किस फाइलम में मिलेगा, ये एनालिडा में और कॉर्डेटा में। और उसी चीज को यहां पे दिखाया गया है कि देखो जो ब्लड है ब्लड वेसल्स के अंदर ही बह रहा है, कहीं पे भी वो लीक नहीं हो रहा है। जबकि वहीं पे कुछ फाइलम्स है जैसे कि आर्थ्रोपोडा और मॉल्यूस्का, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें एक्चुअली में, ठीक है, ब्लड वेसल्स होता ही नहीं है। तो कैसे मिलेगा, तो समझ लो कि मेरे पास जो है यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे क्या हैं, सेल्स हैं। तो मेरे पास बाल्टी में ब्लड है और मैंने उसमें ऑक्सीजन और फूड मिलाया और मैंने फेंका इस तरह से, और सारे सेल्स उस ब्लड में डूब गए, और तब जाके उसमें से ऑक्सीजन और फूड ले लेगा। फिर उस ब्लड को हम कलेक्ट करके बाल्टी में रखें और बाल्टी में फिर ऑक्सीजन और फूड मिलाएं और फिर फेंकें। तो यानी कि कहने का मतलब कि अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ना बह के सीधे जो है, जैसे कि मान लो ये कॉकरोच में देखने को मिलता है, आप देखोगे कि कॉकरोच यानी कि जो आपका कॉकरोच होता है, जब भी पैर से कभी न कभी आपके दब के मरा होगा तो जैसे ही दबेगा फट से आवाज करेगा और व्हाइट कलर का लिक्विड बाहर निकलता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि ये सेल्स है तो इस तरह से ये सेल्स रहेंगे, और यहां पे इसका ये हार्ट होता है, क्या होता है, हार्ट होता है, हार्ट होगा लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं होगा। और बीच में जो कैविटी होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे बीच में क्या होता है, अब कैविटी होता है, तो ये हो गया बॉडी कैविटी, सिलोम आप बोल लो, ये सिलोम हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसका ब्लड होता है, और इसके ब्लड को क्या बोलते हैं, इसके ब्लड को हम लोग बोलते हैं हीमोलिम्फ, क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। और इस कैविटी को बोलते हैं हीमोसील, क्या बोलते हैं, हीमोसील। तो यहाँ पे इसका ब्लड है हीमोलिम्फ। ये हार्ट क्या करेगा, इस ब्लड को कलेक्ट करेगा और सीधे जब दबेगा तो इस सब पे ब्लड क्या होगा, जाके गिरेगा इस तरह से, और ये सेल्स उस ब्लड में से ऑक्सीजन और फूड को क्या करेंगे, अब्जॉर्ब कर ले, फूड को मेनली तौर पे क्या करेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर ये ब्लड को ये खींचेगा और फिर इस सब पे छिड़केगा। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है, और जो सेल्स है वो सीधे सीधे ब्लड में डूबा हुआ रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि हम लोगों में ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दो फाइलम है, आर्थ्रोपोडा जिसमें कीड़ा मकोड़ा आता है, और मॉल्यूस्का जिसमें क्या होता है, तो जैसे कि ऑक्टोपस हो, आपका क्या हो गया, ऑक्टोपस हो गया, आपका जो है स्नेल, घोंगा हो गया, ये सब मॉल्यूस्का में आता है। इस सब के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और हम लोगों के अंदर
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो आई होप क्या है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्या है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहां पे आप ध्यान से देखोगे कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए होंगे पहला लेक्चर, उनसे तो रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाके पहला लेक्चर देखिए। और यहां पे आप देख सकते हो कि मैं बार बार बोल रहा था फाइलम, ये फाइलम, ये फाइलम, तो देखो यहां पे वो 11 फाइलम का लिस्ट बनाया गया है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। और यहां पे देखो कैसे डिवाइड किया गया है। एनिमल के अंदर है, सब के सब क्या है, मल्टी सेलुलर है। और देखो कैसे बांटा गया है, सेलुलर लेवल के अंदर कौन कौन आता है, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के अंदर कौन कौन आता है। फिर उसके बाद देखो कौन कौन एसिलोमेट है, जिसको काटने पे उसके बॉडी के अंदर कोई खाली जगह नहीं मिलेगा, कौन स्यूडोसिलोमेट है और कौन कौन ट्रू सिलोमेट है। ठीक है, और टोटल कितने फाइलम है, 11 फाइलम्स हैं। तो इस तरह से चीजों को क्या किया गया है, यहां पे क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। और इसी के साथ आपका क्या होता है, जो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन का लेक्चर नंबर 2 है वो क्या होता है, खत्म होता है। और एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि इस लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट करें, क्योंकि ये दो बेसिक इंफॉर्मेशन ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसके बिना आप जो है इस पूरे कोऑर्डिनेट के स्टडी को नहीं अच्छे से कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब लोगों को बाय बाय।